नमस्कार दोस्तों कहा जाता है कि अगर आपको भारत का इतिहास जानना है तो आप दिल्ली के इतिहास को समझो। अगर आप दिल्ली का इतिहास समझ जाते हैं तो भारत के इतिहास को समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पुराने समय से जो पूरे भारत का कंट्रोल है वो दिल्ली के बीच में ही रहा है। कुछ अगर दक्षिण एरिया और कुछ बंगाल का एरिया छोड़ दें तो लगभग हमेशा से जो केंद्र रहा है सत्ता का वो दिल्ली ही रहा है। और उस दिल्ली के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण काल था उसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के इतिहास को समझना हो चाहे दिल्ली के इतिहास को समझना हो, ये इतना आसान नहीं है। एक वीडियो के माध्यम से पूरे दिल्ली के इतिहास को बयां नहीं किया जा सकता है और ना ही दिल्ली सल्तनत के इतिहास को बयां किया जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप गहराई से दिल्ली सल्तनत के स्ट्रक्चर को समझेंगे, आप उस समय की स्थिति को समझेंगे और उस समय के समाज का, उस समय की राजनीतिक स्थिति का आंकड़ा जरूर लगा सकेंगे। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी गहरी रिसर्च की है, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें कमेंट में, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते हैं तो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के इतिहास को। दिल्ली सल्तनत का इतिहास शुरू होता है सन 1191 से। वैसे तो भारत में मुस्लिम आक्रमण 7वीं शताब्दी से ही होने लगे थे, लेकिन वो आक्रमण केवल लूटपाट के लिए होते थे। उनमें किसी प्रकार की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं थी। जैसे मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था भारत में, उसका उद्देश्य था केवल भारत को लूटना और आर्थिक रूप से भारत को कमज़ोर करके अपने देश में उसका धन ले जाना, बस। इसके बाद भी मुस्लिम आक्रमण लगातार होते रहे, लेकिन उन्होंने भारत की राजनीतिक स्थिति में कब्जा करने की कोई महत्वपूर्ण रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद समय आता है 1191 का, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासन पर चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान थे। उन्होंने तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी को पराजित किया और पराजित होकर मोहम्मद गोरी वापस चला गया। लेकिन उसने दोबारा 1192 ईस्वी में हमला किया और तराइन के मैदान में दूसरे आक्रमण पे वो पृथ्वीराज चौहान को हराने में सफल हो गया और वहीं से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना दिल्ली में हो गई। लेकिन मोहम्मद गोरी भी दिल्ली में शासन नहीं करना चाहता था। वो दिल्ली को केवल लूटना चाहता था और यहाँ के धन को लूटकर वो अपने देश वापस गौर प्रदेश जाना चाहता था। लेकिन उसी समय जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने मोहम्मद गोरी की पुत्री के साथ विवाह कर लिया। अब मोहम्मद गोरी तो वापस जा ही रहा था, तो जाते जाते उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी सल्तनत दे दी। दिल्ली उसको उपहार में या दहेज में दे दिया और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक बना, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके बाद भी इसके कई शासक गुलाम हुए, जैसे कि बलबन हो या इल्तुतमिश हो। ये सारे शासक एक दूसरे के गुलाम थे और इसी वजह से इसको गुलाम डायनेस्टी भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश इस वंश का शासक बना, जिसने ज़्यादा कोई खास प्रशासनिक सुधार नहीं किया, लेकिन उसने चालीसा दल की स्थापना की। दरअसल ये चालीसा दल एक 40 सरदारों का एक झुंड था, जो 40 सरदार तुर्क थे और मुस्लिम थे। और ये 40 सरदार बड़े बड़े पदों में होते थे, जैसे कोई सेना का प्रमुख है या फिर कोई घोड़ों का प्रमुख है या फिर कोई दीवाने आम है, दीवाने खास है, या फिर किसी क्षेत्र का सूबेदार है। ऐसे पदों में ये 40 सरदार होते थे, इसीलिए इल्तुतमिश को जाना भी जाता है। और इसके बाद इल्तुतमिश ने अपने जीवन के अंतिम समय में अपने उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान को नियुक्त किया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उन्हीं 40 सरदारों ने रज़िया सुल्तान को शासिका स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस्लामिक समाज में स्त्रियों को उस स्थिति में नहीं देखा जाता है कि वो किसी प्रकार का शासन कर सकें और मर्दों को आदेश दे सकें। यही कारण है कि भारत के इतिहास में या दिल्ली के इतिहास में पहली और अंतिम महिला शासिका रज़िया सुल्तान ही थी। वो एक योग्य शासिका थी, लेकिन वो असफल रही, क्योंकि उसके पीछे 40 सरदारों ने उसका विरोध किया और हर जगह उसको नीचा दिखाने की कोशिश किया। हालांकि 40 सरदारों ने तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र फिरोज शाह को ही गद्दी पर बैठाया था, लेकिन वो एक विलासी और अयोग्य सेना नायक था। इसी वजह से उसको गद्दी से हटाकर रज़िया ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। इसके बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह, नसरुद्दीन महमूद आदि भी शासक बने, लेकिन इनमें कुछ खास बात नहीं थी। और इसके बाद गयासुद्दीन बलबन
इस गुलाम वंश का शासक बना। ये भी गुलाम था, लेकिन इसने अपनी योग्यता के दम पे उस 40 सरदार के दलों को तोड़ दिया, क्योंकि हर शासक को सल्तनत से हटाने या फिर गद्दी से पटकने में उन 40 सरदारों का ही हाथ होता था। और गयासुद्दीन बलबन भी उन्हीं 40 सरदारों में से एक था। वो भली भांति समझना था कि अगर दिल्ली के शासन में स्वतंत्रता से, निरंकुशता से शासन करना है तो इन 40 सरदार के गुटों को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये 40 सरदार कब मुझको शासन से हटा दें इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए गयासुद्दीन बलबन ने एक अच्छी नीति अपनाई। उसने एक निरंकुश शासन होने का दावा किया। उसने अपने आप को देवताओं के बराबर समझा। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे जनता का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है और जनता को मेरा उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जिस प्रकार जनता अल्लाह का सम्मान करती है। इस नीति से उसने बहुत सफलता प्राप्त की। उसने जो 40 सरदार थे, जो बुजुर्ग थे, प्रतिनिधि थे, जो सीनियर थे, जिससे उसे खतरा था, उसको उसने अलग अलग साइड किया। किसी पर किसी तरह का आरोप लगाया, किसी पर किसी तरह का आरोप लगाया, उनके बीच में फूट डाली और आखिरकार उसने 40 सरदारों के गुटों को तोड़ दिया और फिर बाद में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। उसके समय बहुत सारी समस्याएं भी आईं, जैसे मंगोलों के आक्रमणों की भी समस्या बनी थी। जो छोटे छोटे रियासतें थी उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। बंगाल के शासक और राजस्थान के राजपूत भी विद्रोह करने के लिए आतुर थे, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से इन समस्याओं का सामना किया। हालांकि वो हिंदुओं के प्रति एक कट्टर शासक था। उसने तमाम मंदिरों को तोड़वाया, तमाम मस्जिदों का निर्माण करवाया। उसने हिंदू जनता को बहुत प्रताड़ित किया, नए नए कर भी थोपे, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक कुशल प्रशासन स्थापित करने में सफल हुआ और इसीलिए गयासुद्दीन बलबन को गुलाम वंश के इतिहास में एक श्रेष्ठ शासक माना जाता है। अगर मैं डिटेल्स में कहूँ तो सबसे श्रेष्ठ शासकों की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, 3 शासक ही ऐसे थे जिन्होंने गुलाम वंश में अच्छा काम किया। हालांकि इसके आगे खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। इनकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और इसका अगला पार्ट आप कब चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।